नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, स्वागत आपका भी। हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको कुछ खबरें जो छूट जाती हैं उनके बारे में पता चल जाए, या जो दिन भर के हॉट टॉपिक्स हैं उसमें असल में बिहाइंड द सीन्स हुआ क्या, कोई नई बात आपको पता चले। तो आज तो देखिए, सबसे ज्यादा मुद्दा जो उछला हुआ है वो ये कि राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच में जो चल रहा है, राहुल गांधी जो किताब कोट करना चाहते हैं, चीन की लड़ाई के वक्त क्या क्या हो रहा था, आर्मी चीफ ने अपनी किताब में जो लिखा, वो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी किताब की एक कॉपी लेके आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को ही किताब दूंगा। बहरहाल वो 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं बोलने की। स्पीकर की रूलिंग है कि आप अनऑथेंटिक सोर्स पर नहीं बात कर सकते, तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया। इसको लेकर बहुत एजिटेशन किया कांग्रेस के सांसदों ने। 8 सांसदों को सस्पेंड भी किया गया है। उनको लेकर के भी आज राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन में बैठे थे, लेकिन वहां उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जब उन्होंने सामने से पूर्व कांग्रेसी और इस सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को देख करके कहा गद्दार। वो एक नई मामला, एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है। लेकिन पहले ये मैं पूछ लूं देवेंद्र से कि आज प्रधानमंत्री के भाषण की बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, लेकिन एन मोमेंट पर फिर लोकसभा स्थगित कर दी गई कल के लिए। क्या वाकई आज प्रधानमंत्री को बोलना था, कार्यक्रम तय था तो क्यों नहीं बोले आज? या बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जो डेट मुकर्रर किया गया था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे कब तक चर्चा होनी है, तो उसमें यह तय था कि 2, 3 और 4 तारीख तक चर्चा होगी और 4 तारीख की शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलेंगे। और आज शाम में 5 बजे का वो समय मुकर्रर कर लिया गया था कि शाम में 5 बजे वो बोलेंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद हंगामा वगैरह जो ठीक है जो हुआ, लेकिन शायद जब प्रधानमंत्री आए तो लोग वो सुनना चाहें और अपोजिशन के लोग इसमें कुछ सवाल भी करना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें। लेकिन वही हुआ जिसका हम लोगों को अंदेशा था कि भले ही प्रधानमंत्री हाउस में आ जाएं, भले ही वो तैयारी करके आएंगे बोलने के लिए, लेकिन ये लोग बोलने के मूड में या हाउस चलाने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। अपोजिशन और एग्रेसिवनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था और आज निशिकांत दुबे के मामले को लेकर और ज़्यादा तलखी बढ़ गई थी। तो उस हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि भले ही पीएम की तरफ से ये बताया जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं 5 बजे बोलने की, लेकिन ये होगा नहीं। वो हाउस में आज आए ही नहीं थे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, इस तरह का सदन कार्रवाई जैसे चलती है तो उनके अपने चेंबर से निकल के हाउस तक आने में बमुश्किल 30-40 सेकंड लगता है, तो उसके बाद वो आके बैठते हैं। कांग्रेस के लोग, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सुबह ही बड़ा साफ कर दिया था कि इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया है, तो अब हम भी प्रधानमंत्री को तब तक नहीं बोलने देंगे जब तक राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जाती पार्लियामेंट के अंदर। तो ये उनका निर्णय था, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। आपने भी निशिकांत दुबे का जिक्र किया, तो वो भी हम बता दें। कल जिस किस्म का स्टेटमेंट राहुल गांधी ने बाहर निकल के दिया था पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में, जिसमें उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर एक कैंपेन खड़ा किया सोशल मीडिया के ऊपर। उनके ऑफिशियल हैंडल से जिस किस्म के एनिमेटेड एआई जनरेटेड वीडियोज, और बहुत बैड टेस्ट में थे वो सारे वीडियोस, वो सर्कुलेट किए गए। राहुल गांधी ने खुद जो ट्वीट्स किए, इन सब के बाद ये बिल्कुल तय था कि अब इसका जवाब बीजेपी की तरफ से आएगा, और शायद उसी रणनीति के तहत निशिकांत दुबे को उतारा गया, या निशिकांत दुबे ने तय किया ये जिम्मेदारी ली खुद कि मैं जवाब देता हूं। और वो बहुत सारी किताबें लेकर के उनकी क्लिपिंग्स जो हैं वो कोट कर रहे थे, और वो भी बिल्कुल पर्सनल हो गए। उन्होंने नेहरू, एडवीना, इंदिरा गांधी जी के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें, ये सब किताबों को कोट कर करके बोलना हाउस में शुरू किया। और उसको लेकर के विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस, और ज्यादा आग बबूला हो गई कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन निशिकांत दुबे को क्यों बोलने दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल। और जाकर उन्होंने स्पीकर से भी इस बात को लेकर उन लोगों ने शिकायत की, और स्पीकर ने ये कहा कि नहीं, चेयर से तब भी मना ही किया जा रहा था कि निशिकांत दुबे को नहीं बोलना और ये बात नहीं कहनी है। लेकिन आप देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी शायद इस बात को नहीं समझ रही है, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा उन्होंने खींचा कि एक अप्रकाशित पुस्तक, ऐसी पुस्तक जो प्रकाशित नहीं हुई, उसको लेकर अगर इतना बवाल खड़ा कर गए, तो देश में इतनी सारी पुस्तकें हैं, उसमें इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं नेहरू, एडवीना, इन सब चीज़ों के बारे में, कि वो तो टेस्ट फिर आपको करना ही होगा। तो जो चीज़ आप डोज देने की कोशिश कर रहे हो, पलटवार जब आएगा तो वो टेस्ट कैसा होगा, कितना तीखा होगा, ये समझ शायद राहुल गांधी को नहीं थी, जिसके चलते एक झलक आज बीजेपी के नेताओं ने उनको दिखाई है। और निशिकांत दुबे को हाउस में तो जो बोले बाहर आके सौरभ बाकायदा बयान दिया, और एकदम बैग में लेके चल रहे थे वो सारी पुस्तकें। उसके बाद ट्वीट पे भी उस पुस्तकों के स्क्रीनशॉट को उन्होंने डालना शुरू किया है। तो ऑलरेडी शायद बार बार इनके जो फ्लोर मैनेजर्स थे सत्ता पक्ष के, वो समझाने की कोशिश करते रहे। अपोजिशन के तेवर में कोई नरमी नज़र नहीं रही है। अपोजिशन में कह रहा हूँ तो कांग्रेस पार्टी के तेवर में कोई नरमी नज़र नहीं आ रही है।
इस बात को लेके, और जिसके चलते इधर से भी अब पलटवार का निर्णय और हुआ। राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कही है या पैर पे कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी को जाके पैर मारना, वो खुद कर दिया। आज जब वो सांसदों के साथ आज प्रदर्शन में शामिल थे, अपने जो निलंबित सांसद थे रवनीत बिट्टू को उन्होंने गद्दार कह दिया। उनके राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है, वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड, लुक एट हिज फेस, चेहरा देखो इनका, और फिर हाथ बढ़ाया, हेलो ब्रदर, तुम एक बार फिर वापस यहीं आओगे, मतलब कांग्रेस में ही आओगे। रवनीत बिट्टू ने भी डट के जवाब दिया, हालांकि उनका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। क्या यही कहा था उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था, और ऑडियो में भी है, और बाद में जब इस घटना के बाद जब हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो रिकॉर्ड पे भी उन्होंने ये बताया, और उसके पीछे व्याख्या करके बताया कि घटना कैसे हुई। हालांकि खुद मैं उस समय वहाँ मौजूद था, आपके सामने हुआ था, राहुल गांधी मेरी आंखों के सामने हुआ था, और ये चीज़, और मैं हैरान था, पहली बार ट्रेटर, फिर दूसरी बार ट्रेटर, तो क्योंकि मैं नज़दीक था, जहाँ जर्नलिस्ट के लोगों के लिए एक बैरिकेडिंग की जाती है, वहाँ पे सबसे नज़दीक में था, तो उस हिसाब से मैंने तुरंत सुन लिया। बहुत सारे रिपोर्टर तो ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि राहुल गांधी क्या इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, और क्योंकि जो क्लिपिंग थी उसको बार बार सुन के कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई ट्रेटर बोल दिया, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। प्रोवोकेशन था उस घटना के लिए? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कि जो निलंबित सांसद हैं वो मकर गेट, पार्लियामेंट के मकर गेट पे जहाँ से नेता जाते हैं, उस पर वो बैठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, एक बैनर लेके। राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी जब आए तो वहाँ पे गए सीढ़ी पे, और ठीक थोड़ी देर के अंदर ही रवनीत सिंह बिट्टू भी आए। बिट्टू उधर से जा रहे थे, राहुल गांधी ने उनको देखा, और देखने के बाद वो शुरू हो गया। अन्यथा होता ये है कि उसी प्रोटेस्ट के सीढ़ी पे तमाम बीजेपी के दूसरे नेता भी जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी के आने से पहले वो आसानी से जा रहे हैं, आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो। हालांकि स्पीकर की तरफ से पहले ये कहा जा चुका था कि सीढ़ी वगैरह पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, पिछले सत्र में इस बात को कहा गया था, जिससे आने जाने में बाधा होती है। फिर भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो सारे लोग जा रहे थे। रवनीत बिट्टू को देखते हुए राहुल गांधी की अपनी जो व्यक्तिगत खुन्नस की बात, जो कि बिट्टू ने बाद में बताई कि मुझसे वो चिढ़ते हैं, इस लिहाज से उन्होंने इस रूप में रिएक्ट किया, मुझे ट्रेटर कहा। और जब ट्रेटर कहा, हाथ मिलाना चाहे, तो वो रवनीत बिट्टू का ये कहना है कि वो ये सोच रहे थे कि मैं उनका हाथ मिला लूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, राजा वाले माइंडसेट में रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे नेता के साथ कैसे हाथ मिला लूं जिसका इतिहास रहा है, कि जिस पार्टी का इतिहास रहा है, जिस पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है कि सिखों के गर्दन में टायर बांधे गए, जलाए गए, गुरुद्वारा तोड़े गए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने सामने लेके आया, और ये कहा कि ये मेरा नहीं, ये सिखों का अपमान है कि हमें गद्दार बीजेपी बोला ने जा रहा है। सारे सिख नेता अपने आगे कर दिए, और बीजेपी ने अपने बिल्कुल पुरी। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए तो आप समझ सकते हैं ना कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने प्लेट में सजा के एक मौका दिया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारत सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू, जो कि कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं, जिनके दादा पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिनको आतंकियों ने मारा, जो शहीद हैं, उस व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को अगर आप गद्दार कह रहे हो, तो ये अपने आप में एकदम से ऐसा था कि गद्दार, मैं ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो इस सेंस में कह रहे थे कि हमें छोड़ के चला गया इसलिए गद्दार। अगर पार्टी छोड़ने के संदर्भ में भी कह रहे हो तो पार्टी छोड़ने वाला व्यक्ति गद्दार कैसे हो? हाँ, शब्द का चयन तो होना चाहिए ना, दल बदलू कह लेते हैं, दूसरी जो भी चीजें कह सकते हैं। आपने कहा इनके कुछ हिस्ट्री है दोनों की आपस में, वो क्या है? रवनीत बिट्टू से बाद में भी मैंने पूछा इस घटना के बाद कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इस तरह की तस्वीर तो देखने को नहीं मिलती कि हाउस में चाहे जितनी गर्मा गर्मी हो जाए, हाउस के बाहर तो एक बोनहोमी दिखती है, एक ब्रदरहुड नजर आता है नेताओं के बीच में, चाहे किसी भी दल के वो हों। उनका ये कहना था कि ये खुन्नस इनको हमेशा से रही है, और जब भी पंजाब में कार्यक्रम तक होते थे, तो जब मैं कार्यक्रम में हम लोग साथ होते थे, और क्योंकि इनके पिताजी भी शहीद हैं, शहीद राजीव गांधी का नारा लगता था, तो शहीद बेअंत सिंह का भी नारा लगता था, और इस बात पे इनको चिढ़ रहती थी। इनको ये लगता था कि ऐसा कैसे हो रहा है, और इस वजह से हमेशा मुझे पीछे रखा जाता था कांग्रेस पार्टी में, कभी मुझे तरजीह नहीं मिलती थी, क्योंकि उन लोगों को इस बात की चिढ़ थी। रवनीत बिट्टू के इस तरह के बयान के संदर्भ में अगर आप सौरभ देखें तो जो परिस्थितियां हैं उससे ज़्यादा नज़र आता है कि हाँ ऐसा सही रहा होगा, इस लिहाज से कि रवनीत बिट्टू 2009 में कांग्रेस से सांसद, 2014 में कांग्रेस से सांसद, 2019 में कांग्रेस से सांसद, लगातार सांसद बन रहे थे। पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं उस रूप में, तब भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो बीजेपी आने को तैयार थे। पहली बात तो जब वो आए तो बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई थी, उस नेता ने बाकायदा उनको कहा कि बिट्टू क्यों तुम बीजेपी में आना चाहते हो, पंजाब में बीजेपी कोई बड़ी ताकत अभी है नहीं, तो तुमको कैसे अकोमोडेट करेंगे, और ऑलरेडी तुम पंजाब में कांग्रेस पार्टी में अच्छा कर रहे हो, बार बार सांसद बन रहे हो। तब बिट्टू ने उन्हें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ना बनूं, बीजेपी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है, राहुल गांधी के चलते नहीं रहना है। और वो इस बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ते थे कि विदेशों में भी जाके ये भारत के खिलाफ बोलते हैं या फौज पे सवाल खड़े करते हैं, और रवनीत बिट्टू के कांग्रेस के टेन्योर में भी अगर उनके अपने
पैटर्न को देखें तो देशभक्ति वाले लाइन पे वो हमेशा चटक रूप में उन मुद्दों पे सामने रहते थे। तो राहुल गांधी से वो पहले ही असहज रहे हैं पार्टी में भी। राहुल गांधी से एकदम से असहज रहे हैं, और लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह से सबके सामने ऐसा हो जाए। आज दूसरी बड़ी बात जो पार्लियामेंट में हुई, पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस इंडिया ट्रेड डील के ऊपर वहां वक्तव्य दिया, दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में दिया। लोकसभा में लेकिन बहुत शोर शराबे के बीच वो अपनी बात कंप्लीट कर पाए, राज्यसभा में फिर भी शांति थी। उन्होंने यही कहा कि ये ऐतिहासिक ट्रेड डील है, इससे बहुत फ़ायदा होगा भारत के मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें जो हमारे कृषक हैं, किसान और जो पशुपालक हैं, उनको पूरी तरीके से संरक्षण दिया गया है। मतलब एग्रीकल्चर और डेयरी ये दोनों जो हैं वो इस डील का हिस्सा नहीं है। हमने उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा रखी हुई है। कोई नई बात पता चली, क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई। डिटेल्स सौरभ हमने चेक किया कि कितने दिनों में आ जाएगी, तो उन लोगों ने ये कहा कि बस फाइन ट्यून होना बाकी है। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर भारत अमेरिका ट्रेड डील से जो संबंधित चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हमारा दूसरा सवाल ये था कि क्या सरकार उनमें से कुछ चीज़ों को ही सामने लेके आएगी, जैसा कि अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या एकदम से क्लैरिटी के साथ सब कुछ सामने आएगा। तब सरकार के सोर्सेज ने कहा कि सब कुछ सामने आएगा कि किस प्रकार की डील हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस पे कितना टैरिफ है, ये सारी चीज़ें पूरे डिटेल के साथ आएंगी। क्या हमने खोला, क्या नहीं खोला, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, और वो 3 से 4 दिन के अंदर होगा। दूसरी चीज़ कही गई वो ये कि आप जैसे ट्रेड डील के संदर्भ में समझें कि ये ठीक है कि 18% टैक्स लगना वो कतई हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले की जो स्थिति थी उससे अब हमें कम फायदा होगा, और सीधे सीधे टैरिफ लगा, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्टर को दिक्कत होगी, वो सामान वहाँ महंगा होगा तो एक्सपोर्टर को दिक्कत होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें 2 चीज़ समझिए। पहली बात तो ये कि बाकी देश जो कि हमारे कंपटीटर हैं, वो देश छोटे हैं, इससे समझने की ज़रूरत नहीं है। उन प्रोडक्ट्स में अगर वो हमारे कंपटीटर हैं, जैसे इंडोनेशिया की बात कर लें, वियतनाम की बात कर लें, तो उनकी तुलना में भारत हमेशा ये कहता था कि हमारे जो कंपटीटर हैं उनसे बेहतर टैरिफ हमें मिलना चाहिए, वो लीवरेज हमें मिलना चाहिए, जिससे अगर सामान महंगा होगा, सबके ऊपर टैरिफ है तो सबके साथ महंगा है, तो ये तो अमेरिका की जनता जाने। लेकिन अगर हमारा टैरिफ सबसे कम है उन लोगों की तुलना में, तो हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, तो हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हमारा सामान तब भी बिकेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कही गई कि एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि बात होती है कि अगर ट्रेड डील हम कर रहे हैं तो हमारे इंडस्ट्री को चोट पहुंचेगी, या फार्मर्स, या इस तरह की चीज़ों पे बोला कि उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रोज़गार आता है। साथ साथ एक चीज़ और का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो ये कि कंज्यूमर को हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, कंज्यूमर के अपने अधिकार के हिसाब से समझें। तो अगर अमेरिका की कुछ अच्छी चीज़ें भारत में आ रही हों तो वो क्यों नहीं आना चाहिए। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर बताया कि जैसे एप्पल फ़ोन अगर भारत में आ रहा है और सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगा के अगर खड़े हैं, वो ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ के कंज्यूमर को वो भी चाहिए था। तो उसका फ़ायदा उन्होंने 2 चीज़ बताया। पहली बात तो ये कि कंज्यूमर को सीधे अच्छी चीज़ें मिल रही, मान ली किसी को ब्लूबेरी खाना हो या कुछ भी करना हो, वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ब्लू चीज़ खाने का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर ब्लू चीज़ खाना हो तो क्यों नहीं यहाँ पे लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ के प्रोडक्ट्स अगर खाने का मन हो तो क्यों नहीं उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जब उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ के मार्केट में आएंगे तो यहाँ भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर चोट पहुँचती है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे सेब हम लोग खाते हैं तो अच्छी क्वालिटी की सेब मान लीजिए नहीं मिलती, अच्छे से बाहर से अगर आने शुरू हो जाएं तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उसके लिए तो फ़ायदा है। हाँ, सेब के जो फार्मर हैं उनके इंटरेस्ट का भी हमको कैसे ध्यान रखना है वो चिंता भी करनी है, लेकिन ओवरऑल व्यू जो होना चाहिए उस व्यू के हिसाब से इस ट्रेड डील को किया गया है। 3 से 4 दिन के अंदर इसकी निटी-गिटी सारी स्टैंडर्ड्स तो इंप्रूव होते ही हैं। जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में आता है तो और लोग जो है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश। अब जैसे सर एक चीज़ और उदाहरण दिया गया कि उन्होंने ये बताया कि जितनी टैक्सी वगैरह अपने यहाँ कार वगैरह जो हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा जोर इस बात पे होता है कि इसका साउंड सिस्टम कैसा है, इसका विंडो कैसा है। वहाँ पे यूरोप की अगर बात कर लें या यूएस की कार की बात कर लें तो उनका पहला फोकस रहता है कि इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसा है, और उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड में अगर 5 पॉइंट्स होने चाहिए तो 5 के 5 पे वो क्लिक करते हैं, यूरोप हो या अमेरिका हो। तो उस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड वाले कार अगर हमारे यहाँ भी आए तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो जब आने लगेगा तो यहाँ के भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उस पर ध्यान देंगे, वो भी उस पर जाएंगे इसमें ट्रेड डील में। लेकिन एक जो मेन बात थी कि हमारा बहुत अच्छा ट्रेड सरप्लस
अमेरिका के साथ रहा है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम इंपोर्ट करते हैं, उसमें तो कुछ अंतर आएगा। लेकिन बिल्कुल सर, अब जैसे जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई, तो ये जब मुझे बताया गया तो उसके बाद मेरा स्वाभाविक सा सवाल यही था कि अगर इतनी सारी अच्छी चीज़ें हम वहाँ से इंपोर्ट ही करने लगें तो इसका सीधा मतलब है कि हम तो सिर्फ आयातक देश बन जाएंगे। फिर भारत अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड सरप्लस था वो हमें घाटे में ला देगा, तो फिर इस ट्रेड डील का मतलब क्या हुआ। तब उनका ये कहना था कि अमेरिका को अभी जो घाटा हो रहा है उस घाटे में थोड़ी सी वो अपना कंपनसेशन वो कर सकते हैं, जो ट्रेड सरप्लस हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन गैप तब भी बड़ा रहेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट वहाँ के मार्केट के हिसाब से इतने कम्पिटिटिव, इतने अच्छे हैं और वहाँ पे उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, तो उस परचेजिंग पावर के साथ हमारे प्रोडक्ट्स उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और अब तो कई सारे वेन्यू और भी खुलेंगे, तो उस लिहाज से एक बड़ा बाजार में बड़ा ट्रेड सरप्लस तब भी भारत के पक्ष में रहेगा ही रहेगा, और बड़े मार्जिन के साथ रहेगा। ये हमें बताया गया है कि उसका भी एक आकलन किया गया है कि बड़े मार्जिन के साथ रहेगा। चलिए, तो आज के सारे मुद्दे मुझे लगता है कवर हो गए। आप देख रहे थे भारत की खबर। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आज इतना ही।